दादाजी बोले, बेटा तुमने इतनी सी बात के लिए उन्हें पनिशमेंट क्यों दी? बस ओरियन के साथ मस्ती ही तो कर रहे थे। तुमने तो अपनी छोटी सी वाइफ को पनिशमेंट दे दी। ऐसा कौन करता है? ऊपर से उन्हें भूखे रहना है, वो भी 24 घंटों के लिए, और उनसे काम भी करवा रहे हो। अस्ता बोला, दादाजी उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। दादाजी बोले, अब तुम जैसे रूड इंसान को कौन समझाए? अगर तुम सख्ती से ऐसे ही पेश आओ तो तुम्हारी बीवी एक दिन मर जाएगी, समझे? तुम्हारा भाई जब तुमसे बात नहीं करेगा ना, तब समझ आएगा। वैसे भी मैं जब बालकनी में खड़ा था, मैंने बच्चों की आवाज़ में 2 मोटर तक उड़ते हुए तालाब में गिरते हुए देखा है। ये सुनकर अस्ता शौक रह गया। वो बोला, आप अब बता रहे हैं? दादाजी बोले, मुझे लगा अगर बताऊंगा तो तुम पता नहीं और क्या पनिशमेंट दोगे, पर डोंट वरी, तुम्हारा भाई नालायक ज़रूर है पर काम का है। उसे तुम बेकार से नालायक समझते हो। तुझसे अच्छा तो उन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। ये सुनकर अस्तव ने बुरा सा मुंह बनाया। वो बोला, तो क्या आप मेरा तलाक करवाओगे? दादाजी बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? या उसे तलाक देना चाहते हो? खबरदार जो ऐसा किया तो। तुम्हें पता है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की फ्रेंड, मेरी जिंदगी जिगरी दोस्त की बेटी उज्ज्वला की तरह दिखती है। वो बिल्कुल तुम्हारी माँ की फ्रेंड, मेरी जिगरी दोस्त की बेटी उज्ज्वला की तरह दिखती है। बिल्कुल वही मासूम, वही नैन नक्श। काश वो उसकी बेटी होती, पर उसकी औलाद। तो बीच में ही अस्ता बोला, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, ये सारे पेंटिंग्स फ्रेम करवा लूँगा। फिलहाल मैं गार्डन में उसकी पनिशमेंट ख़त्म करने जा रहा हूँ। पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि दोनों धूप में काम कर रहे हैं। वो जल्दी से गया। अस्तव जैसे ही गार्डन में पहुंचा, दोनों की हालात बहुत ख़राब थी। टिया एक बेंच पर बैठी थी, अपना पेट पकड़े हुए। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसने सफ़ेद रंग के घुटने तक की फ्रॉक पहनी रखी थी। आदि भी बेंच पर नीचे पकड़कर हुए था और वो बेंच से सटक कर बैठा था। अस्तव की नज़र टिया की फ्रॉक पर पड़ी। उस पर खून के धब्बे देखकर वो शौक रह गया। जब उन्होंने अस्तव को देखा तो दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए। अस्तव की नज़र फ्रॉक पर ही थी। टिया को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो तेज़ धूप थी, उसे खड़े होने की ताकत भी जुटानी पड़ रही थी। अस्तव ने टिया के पीछे फ्रॉक पर खून के धब्बे देखे जो ताज़ा लग रहे थे। तभी टिया बेंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्तव घबरा गया। आदि भी हैरान था। वो बोला, भाभी। अस्तव जल्दी से आया। उसने बिना देरी किए टिया को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, मैं हॉस्पिटल के लिए जा रहा हूँ। मेरे पहुँचने तक वहाँ इमरजेंसी रूम तैयार रखो और डॉक्टर भी। तो आदि बोला, हाँ। अस्तव जल्दी से टिया को लेकर और सेल्वन ने उसकी गाड़ी में बैठते ही गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। वो लोग बहुत ही कम टाइम में हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में पहले से ही एक लेडी डॉक्टर, मिसेस वर्मा और कुछ नर्सें रेडी थी। टिया को जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटाया और तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। अस्तव बहुत परेशान था। तब तक प्रत्युष, ओजस और आदि भी आ गए। आदि जल्दी से नहाकर आया था। अभी भी उसके बालों में पानी टपक रहा था। वो बोला, भाई, भाभी को क्या हुआ है? आपको हमें ऐसा सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। तो अस्तव ने उसे देखा। आदि ने अपने भाई को पहली बार इतना परेशान देखा था कि किसी औरत की इतनी परवाह करते ही भी। कुछ देर बाद डॉक्टर वर्मा बाहर आई और उन्हें पीछे पीछे टिया भी सर झुकाकर बाहर आई। अस्तव परेशान होकर बोला, डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसे क्या हुआ है और इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई आप लोग? डॉक्टर वर्मा उसे इतने सारे सवाल सुनकर बोली, मिस्टर आर्यन, रिलैक्स, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये तो लेडीज़ के लिए नेचुरल है, ये सभी लेडीज़ के साथ होता है। तो अस्तव है उसे हैरान होकर देखने लगा और बोला, नेचुरल है? डॉक्टर, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, उसे चोट लगी होगी, आप बोल रही हो नेचुरल है? तो डॉक्टर वर्मा बोली, मिस्टर आर्यन। अस्तव बोला, कहीं ये प्रेगनेंसी तो नहीं? यह सुनकर सब उसे घूर कर देखने लगे। डॉक्टर वर्मा बोली, मिस्टर आर्यन, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ये प्रेगनेंसी नहीं है। अस्तव बोला, फिर ब्लीडिंग?
तो डॉक्टर वर्मा बोली, डोंट वरी, वो हम लेडीज़ के लिए नेचुरल है। आपकी वाइफ में मेंस्ट्रुअल टाइम सडनली आ गया है, शायद इसीलिए आप उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले आए। ये सुनकर आदि, प्रद्युष, ओजस और सेल्वन को तो समझ आ गया, लेकिन अस्तव के दिमाग से सब ऊपर उड़ता हुआ चला गया। डॉक्टर वर्मा बोली, डोंट वरी, इट्स नॉट ए डेंजर्स, आप अपनी वाइफ को अच्छे से ध्यान रखिए। और चली गई तो अस्तव टिया के पास गया और सिर झुकाकर खड़ी थी। वो उसके दोनों कंधों पर पकड़कर बोला, डॉक्टर अभी क्या बोल कर गई है? मिस्ट्यूरल साइकिल ये क्या होती है? टिया को बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अस्तव को कैसे बताए। अस्तव बोला, बताओ ना क्या होता है। टिया झुकते हुए बोली, सर वो मेरे पीरियड्स। वो चुपचाप हो गई तो अस्तव बोला, डॉक्टर वर्मा ने मिस्ट्रुअल कहा और तुम पीरियड्स बोल रही हो, ये है क्या? आदि बोला, भाई अगर आप अपना काम छोड़कर कभी जानकारी की कुछ चीज़ें पढ़े तो समझ आता है ना, लेकिन आपको तो बस काम 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 की ही पड़ी है। चलिए आपको बाद में बताते हैं, भाभी आप घर चलिए। अस्तव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में एक स्टोर पे आदि ने टिया के लिए बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड खरीद लिए थे। अस्तव उन्हें देखकर बोला, अब ये क्या है? तो आदि बोला, आप एक काम कीजिए, आपके पास फ़ोन है ना, तो उसमें गूगल नाम का एक महाज्ञानी ऐप भी होगा, उससे पूछ लीजिए ना। और उनसे सारी पैड्स टिया को दे दी। टिया सीधे पैड लेकर अपने वॉशरूम में चली गई। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था अस्तव का ऐसे उसे पूछना। अस्तव नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर फ़ोन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसे समझ आ रहा था कि पीरियड्स क्या होते हैं। उसे इतने ध्यान से पढ़ते हुए देखकर प्रत्युष बोला, बॉस ऐसे टाइम में लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। अस्तव ने हाँ में सिर हिलाया। टिया भी नहाकर नीचे आ गई। फिर उन्हें लंच किया। सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। उनका पनिशमेंट भी रद्द कर दिया गया था। बाद में कमरे में टिया अपनी बुक लेकर पढ़ रही थी तो अस्तव उसके लिए हर्बल टी लेकर आया और उसे देते हुए बोला, इसे पी लो, अगर पेन हो रहा होगा तो आराम मिलेगा। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अस्तव ने कॉफ़ी टेबल पर कप रखा और बोला, देखो मुझे पता नहीं था, पर अब पता है। तुम मुझे बताने में इतनी झिझक क्यों रही थी? ये तो नेचुरल है, इट्स नॉट ए डेंजर। और ये 21वीं सेंचुरी है और लड़के भी समझ सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से समझाया जाए। टिया ने सिर झुका लिया तो अस्तव बोला, इसमें सिर झुकाने वाली कौन सी बात है? ये सब तो लड़कियों की चुपचाप सहना पड़ता है, वो किसी को नहीं बताती। ये तो गलत है ना, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। और अगली बार अगर तुम्हारे पीरियड्स आए तो मुझे बता देना, ताकि मैं कोई पनिशमेंट ना दूँ तुम्हें, और उस टाइम तक तुम कोई काम ना करो। सो जब तक तुम्हारे पीरियड साइकिल चलेगी, आई थिंक फॉर 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है ना, तो तुम कोई काम नहीं करोगे। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो बिना झिझके मुझे बता सकती हो। मैंने सर्च करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, और साइंटिस्ट के रिसर्च और स्टेज भी। टिया कुछ नहीं बोली तो अस्तव बोला, कुछ बोलो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम अब भी चुप बैठी हो। शायद भूल गई हो, आई एम योर हस्बैंड। सो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम मुझे बतानी होगी। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, समझी? टिया ने हामी सिर हिलाया तो अस्तव बोला, अब ये हर्बल टी पी लो। फिर टिया कप उठाकर पीने लगी और मन में बोली, ज़रूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो सर मेरी इतनी केयर करते हैं। वो मन ही मन भगवान के थैंक यू बोल रही थी। वो चुपचाप टी पीने लगी। वो जब रूम से बाहर गई तो सब लोग उसे हर मिनट में चॉकलेट, चाय कुछ ना कुछ लाकर दे रहे थे। टिया हैरान थी कि इस घर के सारे आदमी सब समझते थे और उसका इतना ख्याल रखते हैं। उसे तो अब ये लगने लगा कि ज़रूर ये कोई सपना है। तो आदि आकर बोला, भाभी आप अब भी भूखी रहोगी? ये तो गलत बात है। आपका मेंस्ट्रुअल रेगुलर नहीं होगा,
फिर भाई आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, फिर आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इसीलिए चलिए खाना खाते हैं। फिर टिया को समझ आया कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। सब उसकी सच में केयर कर रहे थे। फिर वो आदि के साथ खाना खाने चली गई। आदि बोला, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बता सकती हैं, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसे टाइम में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये बात हम समझते हैं, इसीलिए अगर आपको पेन हो तो आप बता सकती हैं। टिया मन में सोचने लगी, बेकार में ही हम लड़कियां ये बताने में इतनी शर्माती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इस चीज़ का मजाक उड़ाए, हर इंसान वैसा नहीं होता है। उसने हाँ में सिर हिलाया। रात को डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। अस्तव और टिया भी सोने गए, पर टिया दर्द से तड़प रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ये हमेशा उसके साथ होता था जब भी उसे पीरियड्स आते थे। जब वो अग्रवाल हाउस में रहती थी तो वहाँ तो सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। उसका दर्द कोई नहीं समझता था। उसकी सौतेली माँ बहन भी, जो खुद औरत थी, जब लिप्सा के साथ ऐसा कुछ होता था तो उसकी सौतेली माँ तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती थी, या फिर उसका दर्द कम करने के लिए वो हर चीज़ करती थी। टिया के लिए ऐसा कोई नहीं करता था। वो तो टिया की रातें कर्राते हुए गुजरती थी, पर यहाँ तो अस्तव की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़े हुई थी और आंखें बंद करके सह रही थी। पर जैसे ही अस्तव लाइट स्लीप पर्सनल था, उसकी नींद खुल गई। पर जैसे ही अस्तव लाइट स्लीप पर्सनल था, उसकी नींद खुल गई, क्योंकि टिया ने अपने दर्द से कंबल को जोर से पकड़कर खींच लिया था। अस्तव की आंख खुली। उसने टिया की हालत देखी तो तुरंत समझ गया कि ये क्या हो रहा है। वो गुस्से में बोला, छोटी गिलहरी, जब मैंने तुम्हें कहा था कि अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे बताओगी, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही महान हो। क्या तुम ये बता नहीं सकते कि तुम्हें पेन हो रहा है? फिर टिया की हालत देखा और जल्दी से उसे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो नरम आवाज़ के साथ बोला, क्या ज़्यादा पेन हो रहा है? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अस्तव ने पूरी जानकारी निकाल ली थी। बिना देरी किए जल्दी से वो रूम से बाहर चला गया। सीधा किचन में गया, वहाँ से गर्म पानी किया और एक पैक बनाकर ले आया। वो बोला, इसे जहाँ पेन कर रहा है वहाँ रखो। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, पर थोड़ा तो रिलैक्स फील करेगा। टिया ने उस थैले को अपने पेट के पास रखा। उसे कुछ देर बाद कुछ रिलैक्स फील हुआ। कुछ घंटे बाद अस्तव उसके लिए बड़े से कप में गर्म पानी ले आया और टिया को उठाने में हेल्प की और बोला, ये पी लो। टिया की आंखें नम हो गई। उसके लिए अस्तव इतना सब कुछ कर रहा था। वो नम आंखों से अस्तव को देखने लगी। अस्तव सब समझ रहा था। उसने उसका सिर सहलाया और बोला, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। क्या तुम्हें हमेशा से ऐसे पेन होता है? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो अस्तव बोला, क्या तुम्हें पता नहीं? अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या पता ये कुछ और हो। टिया ने कुछ नहीं कहा। वो पानी का एक एक सिप लेकर पीने लगी। कुछ घंटों बाद उसे कुछ राहत मिली। अब वो हद से ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था और उसे नींद भी आने लगी। तो दोस्तों, कैसे लग रहा है अस्तव का केयर हमारी टिया के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप भी अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही हेल्प करते हैं जब उसके पीरियड्स आते हैं? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो अस्तव को कैसे नींद आती? वो पूरी रात टिया के साथ जागता रहा। फिर सुबह जल्दी टिया को लेकर हॉस्पिटल गया। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था। डॉक्टर वर्मा टिया का चेकअप कर रही थी। अस्तव उसका केबिन में वेट कर रहा था। कुछ घंटों बाद दोनों केबिन के अंदर आए। अस्तव बोला, डॉक्टर, एनी प्रॉब्लम? तो डॉक्टर वर्मा बोली, नो, ये हर लेडी को होता है। आपकी वाइफ में आयरन की कमी है। ये प्राइमरी डिस्मोनोरिया है। इसका किसी बीमारी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये मानसिक, शारीरिक और उसकी खान पान पर डिपेंड करता है। और आपकी वाइफ को तो आप देख ही रहे हैं, शायद शुरू से ही इन्हें खुद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा हुआ आप इन्हें ले आए। ज़रूरत से ज़्यादा भी पेन होना ठीक नहीं है। मैं मेडिसिन खिला देती हूँ, आप उन्हें टाइम से दे देना। तो अस्तव ने हाँ में सिर हिलाई। डॉक्टर वर्मा बोले, और एक बात, इन्हें इस टाइम में अच्छे से खाना खाने के लिए कहिए। अस्तव ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर वर्मा ने एक
पर्ची अस्तव को दे दी और मेडिसिन के नाम लिख दिए। अस्तव बोला, अब ठीक है ना? डॉक्टर मम्मा बोली, हाँ, अगर फिर से प्रॉब्लम हो ना, आप दोबारा उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। फिर अस्तव और टिया दोनों मेडिसिन डिस्पेंसरी की तरफ गए और मेडिसिन लेकर वापस घर के लिए गाड़ी में बैठ गए। सेल्वन ने गाड़ी स्टार्ट की और आर्यन प्लेस की तरफ ले जाने लगा। टिया अपनी वॉच देखकर बोली, मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, आप घर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? तो अस्तव बोला, क्योंकि तुम कॉलेज नहीं जाओगे। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो पूछना चाहती थी कि क्यों। तो अस्तव बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ दिन तक कॉलेज जाओ। टिया मन में बोली, क्या? क्यों? मैं मेरे पीरियड्स की वजह से मुझे जाने नहीं देना चाहते। पर मैं बोली, डीन ने मुझे बताया कि मेरे बारे में कॉलेज में वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अस्तव बोला, मुझे पता है तुम्हारे कॉलेज में क्या रूमर्स चल रही है। डोंट वरी, मैंने सब कंट्रोल कर लिया है और जिन्होंने ये किया है उन्हें पनिशमेंट मिल गई है। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। अस्तव ने उसे देखा और उसके सिर को थपथपाने लगा और बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती हो। तुमने सब की पेंटिंग बनाई, लेकिन मेरी क्यों नहीं बनाई? पता है मैंने अपनी पेंटिंग कितनी बार खोजी। टिया मन में बोली, क्या दादाजी ने इन्हें पेंटिंग दिखा दिया? क्या दादाजी आप भी? वो कुछ नहीं बोली। अस्तव बोला, बोलो, मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? टिया चुप हो गई। फिर अस्तव फिर बोला, बताओ, मुझे जानना है। तुमने सब की पेंटिंग बनाई, बस अपने हस्बैंड की नहीं बनाई। मैं वजह जानना चाहता हूँ। टिया सर नीचा करके चुप रही। अस्तव के बार बार पूछने पर से आखिरी में वो चिढ़ते हुए बोली, हर टाइम ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन लेकर रहोगे तो कौन बेवकूफ़ आपकी पेंटिंग बनाना चाहेगा? ये सुन सेल्वन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये सच था। टिया ने अस्तव को कभी भी हंसते भी नहीं देखा था और वो तभी पेंटिंग बनाती थी जब उसका मन करता था और उसे कोई चीज़ अच्छी लगती थी वो उसकी पेंटिंग बना देती थी। अस्तव उसे घूर कर देखने लगा। टिया सिर नीचा करके धीरे से बोली, आप उस टाइम नहीं थे। मैं आप उस टाइम नहीं थे ना? अस्तव बोला, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। वो मन में बोला, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। और टिया को देखने लगा। टिया जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी। अस्तव बोला, क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहती हो? टिया ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया तो अस्तव ने उसके सिर को प्यार से सहलाया। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। टिया ने उसे देखा। वो मन में खुद से बोली, स्माइल करते हुए इतने हैंडसम दिखते हैं, फिर कंजूसी क्यों करते हैं? वो आर्यन प्लेस पहुंच गया। वो लिविंग रूम में जब पहुंचे तो वहां सबको इकट्ठा देखकर हैरान रह गए। वो लोग आंखें फाड़े किसी चीज़ को देख रहे थे। अस्तव बोला, क्या ऐसे आंखें फाड़े कर देख रहे हो? कोई काम नहीं है क्या? तो आदि बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना क्यूट भी हूँ। अपनी पेंटिंग दिखाई जो जाकर टिया के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों से लिपट पप्पे की तरह लिपटकर बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हो। अस्तव ने पेंटिंग को देखा। टिया ने सच में उसका क्यूट पेंटिंग बनाया था। ये देखकर अस्तव को अपने ही भाई से जलन होने लगी। इनफैक्ट सबसे हो रही थी। सबने टिया को घेर रखा था और उसकी तारीफ कर रहे थे। वो सब अपनी अपनी पेंटिंग रखना चाहते थे। वो दादाजी से बोल चुके थे, पर दादाजी साफ साफ मना कर रहे थे। आदि बोला, भाभी देखो ना, दादाजी हमें अपनी तस्वीर रखने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हम सब की तस्वीर अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? टिया ने दादाजी को देखा और मुस्कुराई और बोली, मैंने उनके लिए ही पेंटिंग बनाई थी। ये सुनकर सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और इधर अस्तव को सब इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो रहा था और सबको घूर रहा था। और तब अपनी लिटिल वाइफ को ऐसे इतने सारे आदमियों से घिरा देख और अपने सगे भाई को उसके पैरों से लिपटा देख वो अंदर ही अंदर जल भूनकर कोयला हो रहा था। वो मन में बोला, मेरी बीवी को इस तरह से घेरने का क्या मतलब? वो मेरी बीवी है, लेकिन उसने मेरी ही तस्वीर नहीं बनाई। क्या मेरी शक्ल
इतनी ख़राब है। पेंटिंग बनाने के लिए क्या हंसना ज़रूरी है? पर सब तो कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो इसमें 4 चाँद लगाने के लिए क्या मुझे हंसना भी पड़ेगा? ओह नो, नो ये क्या बाल है? ओह नो नो, ये क्या भला है? वो भीड़ को हटाते हुए गया और आदि को घूर कर देखा, फिर अपनी लिटिल वाइफ का आर्म पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। त्रिदिवस बोला, हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है। हमसे भी क्या जलना, हम यंग मैडम को खा नहीं जाते। तो अस्तव उसे अपनी आईब्रो चढ़ाकर देखते हुए बोला, वो पेंटिंग दादाजी अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं। वो उनकी विश है। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए। तुम लोगों की इतनी अच्छी पेंटिंग मेरी बीबी ने बनाई है और मेरी ही पेंटिंग नहीं बनाई। ये लास्ट वर्ड उसने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा था। सबने नोटिस किया। उन्होंने भी नोटिस किया कि उन सब की तस्वीर थी, लेकिन अस्तव की तो थी ही नहीं। सबने टिया को ऐसे देखा जैसे टिया ने किसी का खून कर दिया हो। वो अपने बचाव में बोली, मैं सिर्फ, और चुप हो गई। आदि अपनी प्यारी भाभी का बचाव करते हुए बोला, आई थिंक भाई क्यूट नहीं है ना, इसीलिए भाभी ने उनकी पेंटिंग नहीं बनाई। और तो और हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन लेकर घूमते रहते हैं। भाई कभी हंस भी लिया करो यार। ज़रूर ज़रूर इसीलिए भाभी ने आपकी पेंटिंग नहीं बनाई होगी। देखिए सारी पेंटिंग को, इन सब में हम खुश हैं। देखो देखो। आस्तव ने आदि को देखा। उसे ऐसे लगा जैसे उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा है कि अगर हमेशा ऐसे सीरियस रहोगे तो ऐसा ही होगा। अब आपकी शादी हो गई है भाई, भाभी के साथ ऐसे एक सड़ू टीचर की तरह तो मत रहा करो। सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। टिया बोली, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, और वहाँ से निकलकर सीधा स्टेयर चढ़ते हुए रूम की तरफ चली गई। तभी आदि बोला, भाई प्लीज़ दादाजी को मनाओ ना कि वो भले ही इन लोगों की उनकी पेंटिंग रखने ना दे, लेकिन मेरी पेंटिंग मुझे रखने दे। मुझे मेरी पेंटिंग और मेरी शक्ल बहुत प्यारी है। मैं इसमें कितना क्यूट लग रहा हूँ ना। मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए। और अपने घुटनों के बल चलते हुए अस्तव के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया और अपने मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बोला, मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना, आप इतना भी नहीं कर सकते? आपके पास तो भाभी भी है, वो आपकी पेंटिंग बना ही देगी। पर मैं रोज़ रोज़ तो क्यूट नहीं दिखता ना, वो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग दोबारा थोड़ी ना बनाएगी। और तो और कल से मुझे ऑफिस भी जाना है। इस बच्चे के साथ तो जुल्म ही जुल्म हो रहा है। आप मुझे एक ऐसा जुल्म नहीं कर सकते प्लीज़ भाई। और धाड़ मारकर रोने लगा और उसके पैरों को छोड़कर पर्स पर लेट गया। वो हाथ पैर मारते हुए रोने लगा। सब लोग उसे ऐसा करते देखकर एक पल के लिए तो डर ही गए। यह अस्तव के को मनाने की निजा निजी टेक्निक थी। वो ऐसे करके अस्तव को मना कर ही रहता था। अस्तव बोला, तुम इसीलिए रो रहे हो क्योंकि दादाजी तुम्हें पेंटिंग रखने नहीं दे रहे हैं। तुम क्या जानो मेरी बीवी ने मेरी ही पेंटिंग नहीं बनाई। इस बात पर मुझे कितना दुख हो रहा है, तुम क्या समझोगे? तो ये सब सुनकर सब हंसने लगे। ओरियन बोला, बिग बॉस, अगर आप ऐसे सड़े एक्सप्रेशन फेस लेकर नहीं घूमोगे तो शायद यंग मैडम आपकी पेंटिंग बना दे। आप कभी हंसते भी तो नहीं हैं। आप हंसते हुए कम ही दिखते हैं। आपको पता है आप हंसते हुए बहुत हैंडसम लगते हैं। अस्तव बोला, तो क्या मैं अभी बहुत बुरा नज़र आ रहा हूँ? आदि बोला, आप बात पलट रहे हो भाई। आपको आपकी खूबसूरती की पड़ी है। आपके पास इतनी खूबसूरत टैलेंटेड वाइफ है और आप हैंडसम हो। मैं ये बात स्टेप पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ। आप बस दादाजी से पेंटिंग दिलवा दो। दादाजी बीच में बोले, तुम्हें क्या लगता है ऐसे करके तुम अपने भाई को मना सकते हो? मैं किसी को कोई पेंटिंग नहीं देने वाला, चाहे जो करना है कर लो। रचित बोला, क्या अब दादाजी आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हो अपने बच्चे से? ये तो गलत बात है। ये सुनकर दादाजी ने सबको घूर कर देखा जैसे सबको अपनी छड़ी से मार मार कर अधमरा कर देंगे। सबको उनका इंटेंस समझ में आ गया और कोई उससे मार नहीं खाना चाहता था। सब चुप हो गए। आदि भी उछलकर खड़ा हो गया और अस्तव के पीछे जाकर छिप गया। दादाजी बोले, चुप रहो समझे। मेरी पोता बहू तुम लोगों की दूसरी पेंटिंग बना देगी और
चले गए। इधर यूनिवर्सिटी में हर कोई शौक था कि टिया के बारे में जो अफवाह कॉलेज में फैलाई गई थी वो इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे हो गई। और तो और जिसने ये न्यूज़ फैलाई थी उसे प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाकर वार्निंग दे दी थी। सहाना ने अपने एक फ्रेंड से ये काम करवाया था। सबसे ज़्यादा तो सहाना शौक थी कि टिया को क्लीन चिट मिल गई थी और तो और उसे अव्यांश को खोने का डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने टिया को देखा तो नहीं था, लेकिन उसे पता चला था कि टिया अपना मेकओवर करके वापस आई है। वो अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो गई है और अब वो तो लोगों को जवाब देना भी जानती है। तो वो अव्यांश से बोली, बेबी क्या तुम अब फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चले जाओगे? मैंने उसे देखा तो नहीं, पर सब लोग उसी की बात कर रहे हैं कि वो पहले से ज़्यादा इम्प्रेस हो गई है। सब लड़के अब उसे इम्प्रेस करने की सोच रहे हैं। अव्यांश बोला, मैं क्यों उसके पास जाऊंगा? उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे किक मारी, उसे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो अपने आप को समझती क्या है? इतनी हिम्मत उसमें आई कहाँ से? पहले तो हर बात चुपचाप मान लेती थी, जबान तक खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब उसने मुझे लात मारी। डोंट वेरी बेबी, मैं उसी के पास नहीं जाऊंगा। तुम उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सहाना को तसल्ली हुई। वो बोली, ओ बेबी, यू लव मी सो मच। और उसने लिपट गई। सहाना और अव्यांश को रिलेशनशिप में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। दोनों अमीर फैमिली से थे। इसके आगे सुनने से पहले प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अव्यांश और सहाना दोनों की ज़िंदगी में कई सारी लड़कियां और लड़के रह चुके थे। सहाना को अपनी अमीरी और खूबसूरती का पर बहुत घमंड था और अव्यांश को भी। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। तभी सहाना की बेस्ट फ्रेंड सोही भागते हुए आई। वो बोली, हे बेबी, तुम्हें पता है आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है। सहाना बोली, मैं क्या करूं? सोही बोली, बेबी, ही इज़ सो हैंडसम। तुम्हें पता है वो कौन है? अव्यांश बोला, मुझसे ज़्यादा हैंडसम कौन हो सकता है? क्या तुम्हारी आंखें खराब हैं? सोही बोली, सॉरी, बट वो सच में बहुत हैंडसम है, चार्मिंग है, एलिगेंट एंड क्लासिक है। यार, वो हमारी यूनिवर्सिटी के ओनर मिस्टर अस्तव आर्यन की बहन का बेटा है। यूनिवर्सिटी के ओनर मिस्टर अस्तव आर्यन की बहन का बेटा है। अयंस सहाना और अव्यांश दोनों शौक रह गए। अव्यांश बोला, अयंस शाह अचानक से हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आया है? सोही बोली, पढ़ने आया है और क्या करने आएगा? अव्यांश बोला, लेकिन वो उत्तराखंड में स्टडी कर रहा था, अचानक से यहाँ। सहाना बोली, क्या तुम उसे जानते हो? अव्यांश बोला, हाँ, डैड ने बताया था कि अयंस शाह उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का टॉपर है। यही नहीं, उसके पापा उदय शाह उत्तराखंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में उनका ही सिक्का चलता है और अयंस शाह उत्तराखंड का राजकुमार है और उसकी मोम पहले से ही आर्यन फैमिली की राजकुमारी है। हम सबको पता है कि आर्यन फैमिली कितनी पावरफुल है, उसका रुतबा कितना ऊंचा है, वो लोग कितने अमीर हैं। और मेरे डैड का बिजनेस और सहाना के डैड का बिजनेस भी आर्यन कॉरपोरेशन के अंडर है। सहाना बोली, आर्यन कॉरपोरेशन का बिजनेस फॉरेन कंट्री में फैला हुआ है। मैंने सुना है आर्यन प्लेस का एक लग्जरी विला है जहाँ की हर चीज़ क्रिस्टल से सजाई गई है, वहाँ की हर चीज़ कस्टर्ड मेड है और अस्तव आर्यन एम्पायर का किंग है। मेरे डैड चाहते हैं कि मेरी शादी किसी भी तरह से अस्तव आर्यन से हो जाए या फिर उसके छोटे भाई से। अव्यांश उसे घूर कर देखने लगा। सोही बोली, हाँ, अस्तव आर्यन अभी भी सिंगल है। लोगों का ये भी कहना है कि वो गे है, पर मुझे नहीं लगता इतना हैंडसम इंसान गे हो सकता है। मैंने मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फ़ोटो देखी है, वो कितने हैंडसम हैं। अव्यांश बोला, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन।
उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उनसे झूठ बोलते हैं या दिखावा करते हैं या फिर उन्हें धोखा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? उनका नाम इज्जत से लो। वो इतने अमीर हैं कि उनके लिए कोई भी चीज़ खरीदना इम्पॉसिबल नहीं है। वो बहुत खतरनाक है। उन्हें अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। ऐसा ही किसी से भी शादी नहीं करेंगे। सहाना बोली, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है? क्या किसी खूबसूरत लड़की को देखकर वो उसके जाल में नहीं फंस सकते? अव्यांश बोला, बड़े बड़े अमीर खानदान की लड़कियां उसे शादी करना चाहती हैं। कईयों ने उसे शेड्यूल करने की भी कोशिश की थी। उनकी जो हालत हुई थी वो देखकर तुम बेहोश हो जाओगी। उन्हें कोई भी लड़की फंसा नहीं सकती। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। ही इज़ द वेपन किंग। समझ गई? सहाना मन में बोली, आर्यन फैमिली, इस फैमिली में अगर मेरी शादी हो गई तो मैं पूरी ज़िंदगी ऐश करूँगी। वो सोचने लगी, क्यों ना अयान शाह को फंसाया जाए। उसने अयान्स को देखा और मन में बोली, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अयान्स के साथ रिलेशन पे में हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरा कोई क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अव्यांश के साथ रिलेशन में हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और अव्यांश भी मेरा साथ इसलिए रिलेशन पे है क्योंकि उस बहन जी से उसे आज तक बेबी किस तक नहीं दिया, खुद को छूने तक नहीं दिया। अव्यांश को डंप करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अयंश को फंसाने की प्लानिंग करने लगी। टिया घर में आराम कर के थक गई थी। वो अस्तव के स्टडी रूम में गई। अस्तव अपने काम में बहुत बिजी था, पर टिया के फुट स्टेप की आवाज़ सुनते ही चहन गया। अस्तव बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी है? टिया बोली, सर में। अस्तव बोला, क्या क्या हुआ? और अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और हाथ में पकड़कर डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखा और टिया को देखा। टिया बहुत नाराज लग रही थी और इस हालत में वो बहुत क्यूट लग रही थी। अपनी क्यूट गिलहरी को देख अस्तव के होठों पर स्माइल आ गई। टिया ने उसे स्माइल करते हुए देखा। अस्तव बहुत ज़्यादा हैंडसम, क्यूट और एलिगेंट और प्यारा लग रहा था। टिया की नज़रें उस पर अटक गई। वो एकटक अस्तव को देख रही थी। अस्तव ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। टिया ने उसका हाथ पकड़ा और टिया का हाथ पकड़कर अस्तव ने उसे गोद में बिठा लिया। टिया उसे निहार रही थी। टिया ने टी शर्ट के साथ एक क्यूट डंगी पहन रखी थी। डंगरी में एक क्यूट सा मिक्स माउस लगा था। टिया एकदम बच्ची लग रही थी। अस्तव उसे देखते हुए उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? ये सुन टिया अपने होश में आई और अचानक से दूर हो गई और शर्म से सिर नीचे कर लिया। अस्तव के होठ पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने टिया के चेहरे को ऊपर उठाया और वो झुककर किस करने ही वाला था, पर अचानक रुक गया और उसके होठों की बजाय उसकी कॉलर बोन पर किस किया। उसकी इस हरकत से टिया सिर उठी। उसकी धड़कनें बहुत फास्ट हो गई। अस्तव ने टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया अस्तव की इस हरकत से काफ़ी कंफ्यूज थी। वो अस्तव को अजीब इंसान समझने लगी थी, पर अस्तव की हरकतें उसकी हार्ट बीट बढ़ा रही थी। अस्तव उसके सिर को सहलाने लगा। टिया को अस्तव का उसके सिर को प्यार से सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अस्तव धीरे से बोला, डोंट वरी, हम तुम्हारे ग्रेजुएशन होने के बाद ये सब। बीच में ही टिया हड़बड़ाकर उठ गई। अस्तव को उसकी चाइल्ड्स हरकत पर हंसी आ गई। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी और देखती रह गई। अस्तव ने उसे देखते हुए कहा, छोटी गिलहरी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ क्या, जो तुम इतना डरती हो? भले मेरे तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही जिंदगी भर रहना है और एक ही दिन तुम्हें मेरा ही होना है। टिया सर झुकाए खड़ी थी और जैसे अस्तव उसका कोई खड़ूस टीचर हो और वो उसकी स्टूडेंट। वो चुप थी। अस्तव बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी है? टिया बोली, सर वो। अस्तव बोला, क्या बोलो? टिया बोली, सर मैं बोर हो रही थी, मैं आराम करते करते थक गई हूँ। और अस्तव बोला, ठीक है, बताओ क्या करना चाहती हो? टिया की आंखें चमक उठी और बोली, मैं MU जिम पार्क जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अस्तव उसे हैरान होकर देखने लगा। टिया काफ़ी खुश लग रही थी। अस्तव बोला, ठीक है। टिया खुश होकर और एक्साइटेड में वापस अस्तव के सीने से लग गई। इस बार अस्तव की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने टिया का कसकर पकड़ लिया और टिया से कहा,
क्या तुम कभी कहीं घूमने नहीं गई? टिया ने कहा, नहीं। अस्तव बोला, ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। यह सुनकर टिया उसे देखने लगी। अस्तव उसे टीच करते हुए बोला, अगर तुम्हारा दिल मुझे किस करने का कर रहा है तो कर सकती हो, अगर और कुछ भी करना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आफ्टर ऑल यू आर माई क्यूट लिटिल इनोसेंट सी वाइफ। यह सुनकर टिया मन में अस्तव को कोसने लगी कि आदि अपने भाई को अनरोमांटिक कहता है, पर उसका भाई कितना बेशर्म है। उसे क्या पता कि टिया ने अस्तव की आंखों में शरारत देखी है। ना चाहते हुए भी टिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना चेहरा अस्तव के सीने में छुपा लिया। अस्तव को ये देखकर हंसी आ गई। टिया उसे निहार रही थी। अस्तव बहुत हैंडसम था। जब वो स्माइल करता था तो उसके गालों में डिम्पल पड़ते थे जो उसकी खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बना देते थे। टिया का दिल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धड़क रहा था, जिसे अस्तव भी सुन पा रहा था। उसे मजा आ रहा था टिया को परेशान करने में। वो बोला, जाओ रेडी हो जाओ। सब नीचे रेडी होकर अस्तव और टिया का वेट कर रहे थे। अस्तव और टिया भी आ गए थे। सब लोग अस्तव को ही देख रहे थे। अस्तव ने एक वाइट शर्ट और नीचे ब्लू जींस पहन रखी थी। उसके बाल सामने से उसकी आंखों को ढक रहे थे। वो बहुत ही डेसिंग लग रहा था। उसकी शर्ट की स्लीव फोल्ड कर रखी थी। वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसे इस तरह तैयार हुआ देख सबके मन में सोचने लगे, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? ये खड़ूस आदमी इतने पोलाइट और अच्छे मूड में नजर आ रहा है। सब लोग सोच रहे थे कि क्या हम लोगों ने कोई गलती कर दी है जिसकी हमें सज़ा देने वाला है। फिर उन्होंने टिया को देखा, जिसने एक टी शर्ट जिसमें कार्टून बने हुए थे, नीचे ब्लू कलर की जींस जिसमें घुटनों पर स्केच भी थे और साथ में स्नीकर्स पहन रखे थे। पीठ पर बैकअप टाँका हुआ था और 2 चोटियाँ कर रखी थी और क्यूट से हेयर क्लिप भी लगा रखे थे। सब उन्हें देख रहे थे जैसे वो लोग इंसान नहीं मंगल ग्रह के वासी हो। दोनों स्टेयर से नीचे उतरते हुए नीचे आई। सब लिविंग रूम में उन्हें आंखें फाड़ी देख रहे थे। आदि बोला, भाई आप कब से इतने डैशिंग और कूल हो? आप कतई जहर लग रहे हैं। अस्तव ने उसे घूर कर देखा। आदि मन में सोचा, अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? क्या तारीफ करना भी गुनाह है? और टिया को देखकर बोला, भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम छोटी गिलहरी। छोटी गिलहरी सुनकर टिया का मुंह बन गया। वो अपनी दोनों चोटियों को पकड़कर खड़ी थी और सबको देख रही थी। अस्तव ने उसकी बालों की चोटियां कर दी थी। टिया सोच रही थी, क्या मुझे बच्ची बनाना जरूरी है? और अस्तव की नाराजगी भरी आंखों में देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस आपने अचानक हम सबको रेडी होकर लिविंग रूम में क्यों बुलाया है? अस्तव बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे नहीं कर सकता? यह सुनकर अभ्रव चुप हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर वो नहीं आता तो जिस हालत में वो सोया हुआ था उसी हालत में अस्तव को उठाकर ले आता। आदि बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ हमें अचानक बुलाया क्यों है? अस्तव बोला, हम एक एंज्यूमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब अस्तव को हैरानी से देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि अभी जो उन्होंने सुना शायद वो उनका इमेजिनेशन था। प्रत्युष बोला, आप मजाक कर रहे हैं ना? अस्तव बोला, बिल्कुल नहीं, हम सच में अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब हैरान हो रहे थे। रचित बोला, पर क्यों? आदि और बाकी सब रचित को घूर कर देखने लगे। रचित को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कह दिया। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब ये था, अचानक क्यों? आप बीच में ही टिया उछलते हुए बोली, मुझे जाना है, मैं घर में बोर हो रही हूँ, मैं अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गई। क्या आप सब लोग नहीं चलना चाहिए? आप सब लोगों को भी चलना चाहिए। सब टिया को ऐसे देखने लगे जैसे उसने उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। आदि इमोशनल होते हुए बोला, भाभी आप हम सब की कितनी परवाह करती हैं, और एक हमारा भाई। आपको पता है हम लोग पिछले साल से जिद कर रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन इस आदमी ने सिर्फ काम से मतलब है, वही उसकी ज़िंदगी है। आप हमारी ज़िंदगी में एक आस की किरण बनकर आई हैं, वरना यह आदमी खुद तो ज़िंदगी एंजॉय नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। अस्तव उसे घूर कर देखने लगा। टिया ये सुनकर हैरान रह गई। अस्तव बोला, अगर नहीं आना है तो बता दो। सब लोग एक साथ बोले, हमें आना है। दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।